बेसिकली हम यहाँ से जो है वो ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट सी है, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अगर हम डिराइव करके बताना चाहें तो कैसे होगा, तो हम दो जनरल पॉइंट लेंगे, एक पी लेंगे और एक क्यू लेंगे, ठीक है। उस दोनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स को जनरली x1, y1 मान लेते हैं और क्यू के पॉइंट्स को हम x2, y2 जनरली मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको x1, y1 और इसको x2, y2 माने, हम p के कोऑर्डिनेट को ही x2, y2 मान लें और q के कोऑर्डिनेट को हम अगर x1, y1 मान लें तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। ये गलत नहीं है, मतलब ये सही है, ठीक है। कोई गलत नहीं कह सकता और ये भी कोई गलत नहीं कह सकता, मतलब हमारा दोनों ही आंसर, दोनों जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो दोनों के केस में सेम रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हम जनरली बात जैसे चलते आ रहा है बुक से या फिर कहीं से, हाँ, तो हम इसी को ऑर्डर मान के प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे P पॉइंट से x1, y1, सपोज कीजिए यहाँ पे x1, y1 पॉइंट है, ठीक है। Q पॉइंट यहाँ पे है जिसको हम कह सकते हैं x2, y2, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे ये है x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना होगा x1, क्योंकि ये x1 का मतलब ही होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये अगर हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये x1, ठीक है। उसी प्रकार अगर इस पॉइंट को हम बात करें, ये Q पॉइंट को, अगर x2 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ x2, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है x2, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1। उसी प्रकार फिर y1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका मतलब ये हमारा क्या है y1 इतना, ठीक। फिर यहाँ से y2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ y2, ठीक। अब इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, P और Q को मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, PQ निकालना है। इस दोनों को मिला दिए, फिर ये जो लाइन जा रहा था उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे आगे तक, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये P Q, इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे राइट ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात बताए थे कि x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे कट करता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये लाइन और ये लाइन चूंकि पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जिसकी वजह से ये अगर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम फिर कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये 90, तो ये भी 90 होगा, वो इसके फिर पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों एंगल कोइंसिडियर एंगल, जो कि हम जानते हैं कोइंसिडियर एंगल का भी सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए ये एंगल हमारा क्या हुआ, 180 हुआ। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होता है, ये 90 है, ये 90 होगा, ठीक है। तो P Q R एक हमारा राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, y2 था, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम क्लीन करके बता देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो क्या था हमारा, एक यहाँ पॉइंट था P, ये Q, हम उसको ड्रॉ किए थे, यहाँ ड्रॉ हुआ था हमारा, देखिए क्या है, इतना था हमारा x2, ये था हमारा x1, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इतना में से अगर इसको घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा, ये पार्ट,
तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, x2 माइनस x1। तो इतना था x2, इतना था x1, तो इतना में से इतना को घटाने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला, मतलब x2 माइनस x1। उसी प्रकार ये हमारा है y2, ये है हमारा y1। तो इतना में से अगर इतना को हम घटाएं तो ये हमारा बचेगा, जो क्या आएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, मतलब पी आर, इस पॉइंट को आर से रिप्रेजेंट किया तो पी आर इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1। हम लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू क्या है हमारा, x2 माइनस x1। क्यू आर इक्वल टू क्यों आया, क्यू आर इक्वल टू मेरा क्या है, y2 माइनस y1। तो हमको निकालना क्या था, पी क्यू। क्यों निकालना था पी क्यू, क्योंकि डिस्टेंस हमको बताना था पी क्यू के बीच का। ठीक है, तो पी क्यू चूँकि हम जानते हैं कि ये राइट ट्रायंगल जैसे होगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्लास 9 से ही, क्लास 7, 8 से ही हम फॉर्मूला ज़रूर जानते हैं, और क्लास 10th में इसका प्रूफ भी है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो पी क्यू अगर हमको निकालना है तो ये पी क्यू क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, पी आर, ये हमारा क्या हुआ, बेस, ये क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या रिजल्ट देगा, पी क्यू का स्क्वायर। और जहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ गया कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो, जैसे पी क्यू दिया हुआ है या फिर ए बी, मतलब कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है, दो अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट में, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, प्लस वाई में किसी से भी आप माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। जैसे फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्यों था, बचपन से हम जानते हैं एक जाति वाला को एक जाति वाला से ही जोड़ा जाता है, दूसरे जाति वाले को दूसरे जाति से हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, जैसे मान के चलिए ए पॉइंट दिया हुआ है 4,5, ठीक है, बी है हमारा -3,4, ठीक है, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम क्या पढ़े, x2 माइनस x1। देखिए x2 आप इसको भी कंसीडर कर रहे हैं या फिर इसको कंसीडर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप अगर मान के चलिए इसको हम x1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको x2 कंसीडर कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है हमारा -3 और -1, तो -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, ओवर रूट था हमारा, ओवर रूट, -3 -4 -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब ये हमारा कितना है 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2, ये लिख सकते हैं ना 5√2। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा 5√2 ही होगा। तो फिर जैसे अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम इसको x1 ना मान के इसको हम x2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, तो फिर आप उसमें भी देखिए ये हमारा केस 1 था। ठीक है, जब हम ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2 मानते हैं। सेकेंड केस हम इधर देख लें, सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि सेम बात, मतलब कि हम इसको कह रहे हैं कि ये x2 y2 है और ये हमारा y1 y2 है, सॉरी इसको हम कहते हैं कि x2 y2 है, ये हमारा x1 y1 है। तो अब इस केस में भी जब आप आंसर निकालोगे तो सेम आएगा। जैसे आप इसको माने हो x2, तो आप किसी में से माइनस करो, इसका मतलब x2 में से माइनस करोगे 4 माइनस ऑफ -3, इसका मतलब 4 माइनस ऑफ -3, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं x2 माइनस x1, तो इसका मतलब और उसका होल क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, ठीक, उसके बाद 5 माइनस 4
क्योंकि x2 इसको मान रहे हैं अभी। 5 माइनस 4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो यहाँ से 4 माइनस ऑफ माइनस से कितना आ जाएगा आपका प्लस, ये चीज़ तो आप जानते होंगे, ओवर रूट था हमारा 4 + 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना है आपका 50, मतलब 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2। तो इसका मतलब हमारे C1 केस में और C2 केस में रिजल्ट क्या आ रहा है सेम, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मतलब x1 और x2 हम किसी को मान सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हम बता चुके हैं आपको कि ताकि आपको दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है कि हम लोग के टाइम में हमारे टीचर्स ऐसे नहीं बताते, जिसकी वजह से कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते थे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्या होता है, जैसे अभी हम लिखते हैं यहाँ पे √50 का वैल्यू 5√2, क्या लिखे 5√2। जब आपको अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपके टीचर्स बताए होंगे कि रूट, जैसे सपोज कि √3 अगर हम इसको लिखा हुआ है √9, ठीक है, √9 का वैल्यू होता है +-3, √9 का वैल्यू क्या होता है +-3, ठीक है। चूंकि ये रूट के अंदर है तो हम पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ये चूंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस हम जानते हैं कि क्या होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस क्या होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डिस्टेंस का अगर कभी निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ मिस्टेक किए, इसलिए ध्यान दें कि आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा आपकी क्लास 9th 10th में तो है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है। 10th में अगर आप 3 फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला और एक है मिड पॉइंट फार्मूला, जो आपको डिस्टेंस फार्मूला से भी आ सकता है और आप सेक्शन फार्मूला से भी बनाया जा सकता है। और थोड़ा सा कंसेप्ट सर्किल का है, मतलब क्लास 10th का तो कोऑर्डिनेट हम ऐसा मान सकते हैं कि 0 लेवल का कोऑर्डिनेट है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हम सीख गए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें याद होना चाहिए, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट। अब मान के चलिए a का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ 2,3, b का दे दिया 5,4, डिस्टेंस निकाल, आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको घर से बना के आपको लाना है। जैसे मान के चलिए a का कोऑर्डिनेट आपको देगा -2,3, b का है -3,0, ठीक। जैसे a का है 0,0, b का है मान के चलिए 5,0, ठीक। ये केवल 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको मेरे हिसाब से 1-1 मिनट लगेंगे, कर लेना चाहिए, उससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस हम करवाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला पे शायद RS अग्रवाल बुक्स और NCERT में देखें तो सबसे अच्छा डिस्टेंस निकालने का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, मान के चलिए P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ A sin अल्फा, A cos अल्फा, ठीक है। और Q जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या क्या था, A sin अल्फा x कोऑर्डिनेट P का, y कोऑर्डिनेट है हमारा A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। ये क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा कंसेप्ट का ज़रूरत है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे क्लास 10th में अगर आप कोऑर्डिनेट के अलावा ट्रिगो अगर पढ़े हो तो ये कंसेप्ट ट्रिगो का है। ट्रिगो का क्या कंसेप्ट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोई पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एप्लीकेशंस जो है बहुत ज़्यादा है, फिर लाइफ में भी है, बहुत सारे चीज़ पे उसका काम होता है। और 11th 12th में
ये ट्रिगो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का 1/3 पार्ट ही है। आप सोच सकते हैं कि 1/3 पार्ट अगर ट्रिगो है तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और कितना बड़ा पार्ट होगा ट्रिगो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ज़्यादा इसके बारे में हम डिटेल अभी नहीं बताना चाहते क्योंकि वो ट्रिगो में है, तो हम सिर्फ जो चीज़ का यूज़ आने वाला है वो हम यहाँ पे बता दें। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये थीटा जो है सेम होना चाहिए, मतलब साइन के साथ अगर थीटा है तो कॉस के साथ भी थीटा होना चाहिए, साइन के साथ अगर अल्फा है तो कॉस के साथ भी अल्फा होना चाहिए, साइन के साथ अगर ए है तो कॉस के साथ भी ए होना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आता है। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 x2 इसको मान रहे हैं, y1 y2 इसको मान रहे हैं। आप कीजिए x2 माइनस x1, तो a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें से इसको इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन हमारा आसान लग रहा है। क्यों, क्योंकि a कॉस अल्फा माइनस करना है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, जिसका मतलब क्या बन जाएगा प्लस, इसलिए हम उसमें से घटा लिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखिए, ओवर हमारा क्या होना चाहिए, रूट। यहाँ से इसमें और इसमें क्या है हमारा, क्या है बताइए। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम, आप लोग को इजी लगे कैलकुलेशन इसलिए, तो हम क्या करें, इसका a माइनस बी का फॉर्मूला पे ब्रेक कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब a स्क्वायर, हम कॉस स्क्वायर अल्फा को हम शॉर्टकट में c स्क्वायर अल्फा लिखते हैं, तो आप समझ लें। ठीक है, प्लस a स्क्वायर एस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a इंटू ए, यहाँ से क्या होगा देखिए, a कॉस अल्फा इंटू ए, मतलब a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा s साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर जब करोगे तो कॉस अल्फा का जो कोफिशिएंट है a उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 5x है, अगर सपोज कीजिए कहीं पे, ठीक है 5x है, तो 5x के ऊपर अगर होल स्क्वायर है तो हम x का जो कोफिशिएंट है 5 उसका भी स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या आता है 25x स्क्वायर, ना कि x स्क्वायर। ये अगर कोई लिख रहा है इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं फिर यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर एस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, जब जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, इसमें और इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और फिर दिख रहा है क्या चीज़ हमारा, यहाँ से ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, फिर जब आप कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ओवर रूट था तो ओवर रूट रहेगा। क्यों, अब ये टर्म हम बता चुके हैं अभी कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आएगा, फिर ये टर्म कितना आएगा 1 आएगा, तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आया ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया 2a स्क्वायर। जब अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं √2, क्यों, क्योंकि √2 है, अंदर में 2 है, उसको बाहर निकालेंगे तो √2 ही होगा, और हम ए स्क्वायर है तो चूंकि रूट के अंदर ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ए, तो इसका आंसर क्या है a√2, तो आंसर क्या आ गया हमारा a√2। ये डिस्टेंस का कह सकते हैं RS केवल और NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको एक बार घर पे फिर से ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस जो हमारा था उसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, इस क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला का और करना चाहते हैं, जैसे
जैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको मान के चलिए सपोज कीजिए कि हमें एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हो, ठीक है, जिसका सारा कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ठीक है। तो अगर सारा कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है तो क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या फिर ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर्स है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो हम जानते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक, और इक्वल होने चाहिए, ठीक। रेक्टेंगल का क्या होता है कि हमारा अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ का होना चाहिए, फिर ब्रेथ जो होगा मतलब दूसरा अपोजिट फिर वो क्या होता है इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर है हमारा 4 साइड्स इक्वल होना चाहिए, रोम्बस है मतलब 4 साइड्स उसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल क्या होना चाहिए एक दूसरे का 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो है वो क्लास 9th में ही बताया जाता है, पूरा 50% जो है वो ज्योमेट्री ही है और ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। तो 9th क्लास अगर आप पढ़े हो तो आपको ये चीज़ तो प्रॉपर्टीज़ पता होगा। क्वेश्चंस ये है कोऑर्डिनेट से, आपको सपोज कीजिए 4 पॉइंट दिया हुआ, आपको चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। हम कैसे करेंगे, मतलब ए बी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए, चारों आप निकालिए, चेक कीजिए। अगर आप देखिए प्रॉपर्टीज से मिलाइए किसका प्रॉपर्टीज मिल रहा है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक टाइप मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट अगर पता होगा तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अब केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो हमारा वीडियोस फिर 25 से 30 मिनट्स का होगा, उसमें हम ओनली एंड ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और शायद हम विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।